फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के जो डीएलएड 4th सेमेस्टर है उसके पाठ्यक्रम के बारे में। हमने देखिए पिछले वीडियो में अपने बताया था कि जो जो विषय आप लोगों को पढ़ने हैं 4th सेमेस्टर में उन पर चर्चा हुई थी और वो पेपर कितने नंबर का होता है ये भी मैंने बताया था, और उसमें पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए ये भी उसमें बताया गया था। तो जो भी पेपर 50 नंबर का होता है उसमें पास होने के लिए, यानी कि जो बैक ना लगे आप लोगों के, उसके लिए आपको 25 नंबर लाने होते हैं, और 25 नंबर का जो पेपर होता है उसमें पास होने के लिए चाहिए आपको 12 नंबर। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो आप लोगों का वो जो सेमेस्टर है वो निकल जाता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो वो आप लोगों का बैक हो जाता है और फिर 6 महीने लगभग आप लोगों को आगे फिर तैयारी करनी पड़ती है और फिर पेपर देना होता है। ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि इन सभी चैप्टर्स में आप लोगों को ये जो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम आपको सिर्फ मैथ के बारे में पढ़ाएंगे, जहां पर आप लोगों को देखिए लिखा हुआ है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ पाठ्यक्रम। तो देखिए पाठ्यक्रम क्या है इसका, आज क्या क्या उसमें पढ़ना है आप लोगों को, ये इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देख लीजिए 4th सेमेस्टर में क्या क्या आता है, और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि मैंने खुद इसके बारे में परीक्षाएं दी हैं, इसके बारे में हमें पूरा नॉलेज है और क्या क्या आप लोगों को आता है उसमें, ये इन सब सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि पूरे 4th सेमेस्टर में जो आप लोगों की आगामी परीक्षाएं हैं उसमें क्या क्या आएगा, इस पर थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो चैप्टर फर्स्ट है पहला आप लोगों का, उसमें है करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह और करड़ी का घातांक। ठीक है, तो करड़ी आप लोगों को पता ही होगा, करड़ी का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जो निशान होता है ये करड़ी कहलाती है। फिर इसमें क्या है, करड़ी का चिन्ह क्या है, करड़ी की घात क्या होती है, ठीक है, करड़ी का घातांक कितना होता है, ये सब इसमें हमको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर आप लोगों का करड़ी, करड़ी का राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। तो सबसे पहले चैप्टर में आप लोगों को करड़ी के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये देखिए आज मैं आप लोगों को जो पाठ्यक्रम है वो बता रहा हूं, आगे जो आने वाले वीडियो हैं उसमें आप लोगों को एक एक करके जो ये चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स 25 में 25 लाना चाहते हैं तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा और इसे जरूर समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा चैप्टर क्या है, वर्ग, वर्गमूल। आप लोगों ने देखिए पहली आपके स्कूल में जब आप लोग टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी और बहुत से बच्चों को इसके बारे में नॉलेज भी होगा, बस जरूरत होती है थोड़ा सा ध्यान देने की। ठीक है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर भी ध्यान रखना है। वर्ग, वर्गमूल, धन वर्गमूल की अवधारणा, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो नोट कर लेंगे तब भी आपको सीखने में समझने में बड़ी आसानी होगी। और नहीं भी नोट करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए दूसरा चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल। देखिए वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और धन वर्गमूल की अवधारणा, इस पर भी चर्चा होगी जो आप लोगों की क्लासेस चलेंगी उसमें। तीसरा चैप्टर है किसी संख्या का, देखिए किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल। देखिए कोई संख्या दी हुई है उसका वर्गमूल, या दशमलव संख्या दी हुई है। ठीक है, इसमें दशमलव की भी संख्या आती है और उसमें वर्ग भी पूछा जाता है कभी कभी, जैसे 0.1 का वर्ग कितना होगा ऐसे पूछ दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं और ये इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ऑप्शन में आप लोगों से पूछे जाते हैं। 0.1 का स्क्वायर है तो क्या करते हैं बच्चे 0.1 पर ही करते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें पॉइंट की वरीयता होती है, इसलिए इसको 0.01 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी और ये सब चीजें आप लोगों को बताई भी जाएंगी। देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा किसी संख्या का वर्ग, वर्गमूल जो है, या दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना आप लोगों को बताया जाएगा। दशमलव की संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करना होता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को बताया जाएगा। चौथा देखिए चैप्टर नंबर 4, देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 4 में है घनमूल, घन, घनमूल। चैप्टर 4 में आप लोगों को बताया जाएगा घन और घनमूल, कि किसी संख्या का घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव संख्या, इसमें आप लोगों को यह भी सीखना है दशमलव संख्याएं अगर हैं तो दशमलव संख्याओं का भी घन निकालना बताया जाएगा, दशमलव संख्याओं का घन। और इसके अलावा
कभी कभी ऐसे संख्याएं होती हैं ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं, इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है धन दशमलव संख्याएं हो, धन संख्याएं हो या ऋणात्मक हो, उन पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। तो ये भी आप लोगों को इसमें सिखाया जाएगा। पांचवा चैप्टर देखिए, पांचवें चैप्टर में आपको सीखना है किसी संख्या के को उछालने पर, जैसे किसी सिक्का है, आप लोगों को बताया गया हो, बहुत बार आप लोगों ने संभावनाएं सीखी होगी, सिक्का उछाला गया, चित आएगा या पट आएगा, इसकी संभावना क्या होती है, इस पर आप लोगों को आधारित क्वेश्चन बताए जाएंगे। किसी सिक्के को, देखिए रूल क्या है, किसी, ये टॉपिक क्या है इसका, देखिए किसी सिक्के को उछालने पर चित या पट, आप लोग हेड टेल भी बोलते हैं उसको, कभी कभी देखा होगा, हेड आएगा टेल आएगा, ये भी आप लोगों, चित या पट आने की संभावना, आने की संभावना, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे हल करने होते हैं, क्या उसकी स्थिति होती है, क्या उसमें फार्मूला यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें बताई जाएंगी। किसी सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये संभावनाओं पर आधारित क्वेश्चन इसमें आते हैं, और ये भी आप लोगों को हमारे जो क्लासेस हैं उसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा। और ये जो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की दृष्टिकोण से ये सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा, चैप्टर नंबर 6 में देखिए, किसी पासे को, पासा आप लोग जानते होंगे, पासा जानते हैं सभी लोग, पासा जानते हैं, कहां यूज होता है, किसी पासे को क्या करते हैं, फेंका जाता है, पासे को फेंका जाता है या उछाला जाता है। किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक, किसी एक फलक के आने की संभावना, ठीक है। तो जब कोई पासा फेंका जाता है, आप लोग पासा फेंकते होंगे, लूडो खेला होगा, लूडो में पासा फेंका जाता है 1 से 6 नंबर तक के होते हैं, उसमें कौन सा, हर व्यक्ति, देखिए लूडो खेलते समय हर बच्चा चाहता है कि उसका 6 आ जाए, लेकिन क्या 6 आ जाता है, नहीं आता। तो इसकी संभावना 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसकी क्या स्थिति है, क्या इसकी अवधारणा है, क्या इसकी संभावना है, कैसे पता लगाते हैं इसको, तो इसके बारे में भी चर्चा होगी आप लोगों की जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक, फलक का मतलब 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 फलक आने की क्या संभावना है, ये तुमको बताया जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखिए, 7वां नंबर है, 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। देखिए कभी कभी क्या होता है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, ठीक है, फेंकने का प्रयोग, ठीक है। देखिए 2 पासे, जब एक पासा फेंका जाता है तो उसका अलग प्रयोग है, और जब 2 पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो उसका अलग प्रयोग होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ये चैनल छोटा है, लेकिन यहां पर जो भी बातें बताई जाएंगी वो सटीक होंगी और बिल्कुल सही होंगी, और आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की दृष्टिकोण से बिल्कुल ही वो सटीक बातें होंगी और आपके हित के लिए ही बताई जाएंगी। तो चैनल छोटा बड़ा होने से नहीं कुछ भी होता है, आप लोगों की पढ़ाई पर डिपेंड करता है, आप लोग उसे अच्छे से पढ़ें, वो किसी भी के माध्यम से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने हाल ही में मैं आप लोगों को बताया कि मैंने अभी हाल ही में डीएलएड एग्जाम क्लियर किया है, तो आप लोगों को मुझसे बेहतर कौन बताएगा। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और जो भी आप लोग पढ़ाई करें वो बिल्कुल अच्छे से करें, और सटीक बातें, ज्यादा कुछ इधर उधर की करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ें, बस उतना ही काम आएगा आप लोगों के। अगला देखिए, इसी में देखिए अवधारणाओं पर, जो संभावनाओं पर आधारित क्वेश्चन होता है, उसमें एक आता है सिक्कों की बात आती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिक्के हैं, ताश की गड्डी है, ठीक है, ये सारी चीजें, सिक्के, ताश की गड्डी, कैरम बोर्ड, लूडो का पासा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। 2 या 3 सिक्कों को, 2 या 3, कभी कभी सवाल देखिए एक प्रश्न में आ गया था कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो कितनी संभावनाएं हो सकती, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, चित्त पट आने की क्या क्या संभावनाएं होंगी, इसके लिए क्या कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। 2 या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर
प्रयोग की गई अवधारणा, ये प्रयोग अवधारणा जो है क्या होगी, कैसे उसका क्या प्रयोग है, ये आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, 2 या 3 सिक्के जो उछाले जाते हैं, और आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर है जो संभावनाएं हैं, ये जो आप लोगों को अभी तक हमने संभावनाओं के बारे में बताया, इन संभावनाओं का दैनिक जीवन में यानी कि हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, इसके बारे में भी बात करनी है आप लोगों को। संभावनाओं का दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग, यानी कि जो संभावनाएं हैं इनका दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है, यह भी आप लोगों को जानना है। अगला देखिए, चैप्टर नंबर 10 क्या है आप लोगों का, ये जो पाठ्यक्रम है आप लोगों का, उसमें चैप्टर नंबर 10 अवर्गीकृत आंकड़ों की। देखिए इसमें देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया होगा मध्यिका। ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 10 है आप लोगों को उसमें पढ़ना क्या है, आपको मध्यिका पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, मध्यिका, बहुलक, माध्य, ये चीजें आप जानना है आपको, ये जाननी है बातें, मध्यिका, माध्य और बहुलक। ये भी देखिए एक एक नंबर, मैथ आप लोगों को पता है कि एक एक नंबर का 25 नंबर के पेपर होता है, 25 नंबर का, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं, और 1 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 ही नंबर के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1 से 11 नंबर तक के क्वेश्चन जो होते हैं वो 11 नंबर, एक एक नंबर के होते हैं, तो इस तरीके से 11 नंबर हो जाते हैं। और फिर 12 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कितने नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से ये कितने नंबर के हो जाते हैं, 14 नंबर के। और 14, 11 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो ये है 25 नंबर का आपका पेपर। तो कुल मिलाकर के 1 से 11 प्रश्न होते हैं 1 नंबर के, जिसमें से 5 प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। ठीक है, 11 में 5 प्रश्न बहुविकल्पी, 6 प्रश्न अति लघु उत्तरी और 7 क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरी। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग आपके हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है या 2 नंबर का, बहुत नॉर्मली होता है, लेकिन करना उसमें सब कुछ आप लोगों को होता है, सब कुछ, सारी चीजें पूछी जाती है उसमें। ठीक है, तो और टाइम सबसे इसमें देखिए खास बात क्या होती है, सबसे खास बात होती है टाइमिंग की। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है, जिसमें आप लोगों को कॉपी फिल करनी होती है, चेक करानी होती है, और इतना सब कुछ करने के बावजूद आप लोगों को वो 18 क्वेश्चन भी 1 ही घंटे में हल करने होते हैं। 1 घंटे में आप अगर सही से नहीं कर पाएंगे, कॉपी को फिल नहीं कर पाएंगे, नहीं जमा कर पाएगा करके, तो क्या होगा, बैक लगने की पूरी संभावना रहेगी। और बैक लगने से क्या नुकसान होता है ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप लोग डीएलएड का 4th सेमेस्टर कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे के बैक लगी होगी तो उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। लोग अपनी बात को दूसरे से बताने में भी शर्माते हैं। उनसे पूछा था रिजल्ट कैसा रहा, वो कहते हैं कि सब ठीक रहा, 2 विषय में बैक लगी है, 6 महीने फिर तैयारी करनी होती, 6 महीने का समय बैक हो जाता है। अगर मान लीजिए एज ए टीचर आप बनना चाहते हैं और टीचर बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और मान लीजिए आपको बैक लग जाती है, और इधर बैक लग गई, उधर वैकेंसी आ गई, क्या करेंगे आप, क्या आपका उसमें सिलेक्शन संभावना है, बिल्कुल नहीं। फिर देखिए आज 5-6 साल तक से वैकेंसी नहीं, अगर मान लीजिए बैक लग जाएगी तो कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी, अगर कहीं पर कोई कारणवश ऐसा हुआ तो आप लोगों के लिए ये बेहतर है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और 80-90% चांस होते हैं कि मैथ में बैक लग जाती है, क्योंकि मैथ में कुछ भी बना करके लिखा नहीं जाता, जो है एक्चुअली में वही लिखा जाता है, सटीक पॉइंट लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बना करके लिख दिया, मरे थे 500 लिख दिए 5000, ऐसा नहीं, इसमें जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मध्यिका, बहुलक, माध्य को जानना है हमको चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए यहां तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को दोबारा देखने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा है। ठीक है, आज हम आप लोगों को पाठ्यक्रम बता रहे हैं, और अब आगे आने वाली क्लासेस आप लोगों की चलेंगी, जिसमें देखिए 0, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक है, और 45 अंश। ये जो कोण है, कोणों को जानना, कोणों के मान जानना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में 0, 30, 60, 90, 45 के कोणों के मान क्या होते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जो इस पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो
जैसे कि साइन 30 का मान पूछ दिया गया आप लोगों से, साइन 30 का मान पूछ दिया गया, या cos 60 का मान पूछ दिया गया, या cosec 90 का पूछ दिया गया, कैसे लिखेंगे, कैसे इनको याद करेंगे, ये इस पर आधारित आप लोगों की क्लास चलेगी, आप लोग इस पर समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों को की अवधारणा और इसमें इनके मान जानना, ठीक है। फिर है आगे देखिए कुछ चैप्टर नंबर 12 आप लोगों का क्या कहता है, बेलन, बेलन और शंकु, ठीक है। आप लोगों ने आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा। बेलन देखिए कैसा होता है, बेलन क्या है, ये है बेलन, ठीक है, ये बेलन होता है, और शंकु क्या होता है, ये शंकु है, ठीक है। ऐसी आकृतियों के बारे में बहुत सारे हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिनके एग्जाम्पल इस टाइप के होते हैं। तो बेलन शंकु का जो है इनकी अवधारणा में क्या है, इनका आयतन, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, ये आप लोगों को पढ़ना है, और वक्र पृष्ठ भी हो सकता है, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, ये आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में, बेलन शंकु का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। कुल मिलाकर के आप लोगों को गणित के बारे में अगर बात की जाए, कुल मिलाकर के सारी चीजों पर अपना फिर से ध्यान देना है, फिर से पढ़ाई करनी है, ठीक है। आगे देखेंगे 13 नंबर चैप्टर है समीकरण। 13 नंबर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, समीकरण, कैसे, एक्स स्क्वायर बराबर के, एक्स स्क्वायर बराबर के, जैसे इसमें क्या होता है, वर्गमूल पर ही आधारित क्वेश्चन होते हैं, या एक्स स्क्वायर बराबर के प्रकार के समीकरणों को हल करना, प्रकार के समीकरण को हल करना, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर के टाइप के जो समीकरण आएंगे उनको आप लोगों को हल करना होगा। इसके अलावा देखिए एक समीकरण का, दो घात समीकरण का एक सूत्र होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, प्रकार के समीकरण भी हल करने होंगे, प्रकार के समीकरण हल करना, ठीक है। तो इस टाइप के समीकरण जो आएंगे वो भी आप लोगों को हल करने होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस टाइप के गुणनखंड, और इनको हल कर ऐसे करना है गुणनखंड विधि से, बीच के पद को देखिए तोड़ करके हिस्से बना करके जो समीकरण का हल किया जाता है, मान निकालने होते हैं, वो भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 में पढ़ाया जाएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे देखिए चैप्टर नंबर 14, दो अज्ञात राशि वाले समीकरण का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए दो अज्ञात, देखिए तो आप लोगों को इस टाइप के सवाल पढ़ाए गए हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 8 या 2x माइनस वाई बराबर 16, ऐसे समीकरण इसमें यूज होते हैं, x प्लस वाई बराबर 8, 2x माइनस वाई बराबर 16, ऐसे समीकरणों को आप हल करेंगे, और इसमें दो अज्ञात राशियां जो हैं x और y, इनका मान निकालना होता है। तो ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 14 में, यानी कि 14 में। 15 देखिए, 15 नंबर में समलंब का क्षेत्रफल, 15 नंबर में क्या पढ़ना है, समलंब, समलंब का क्षेत्रफल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। समलंब क्या होता है, समलंब एक चतुर्भुज होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पढ़ना है आप लोगों को इसी में, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 16 देखिए, कह रहे वृत्त की परिधि, चैप्टर नंबर 16, वृत्त जानते हैं आप लोग, गोला, वृत्त किसको कहते हैं, गोला। तो वृत्त की, इसमें क्या पढ़ना है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, व्यास में संबंध तथा व्यास में संबंध, ठीक है, व्यास में संबंध आप लोगों को इसी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 में क्या पढ़ना है, वृत्त, गोले में जो व्यास होता है, त्रिज्याएं होती हैं, क्षेत्रफल होता है या फिर परिधि होती है, उसमें क्या संबंध होता है, क्या संबंध नहीं होता है, इसके बारे में आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 में पढ़ाया जाएगा। और देखिए चैप्टर नंबर 17, इसमें क्या आप लोगों को पढ़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है, 17 नंबर में पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था 16 में भी अभी, तो ये सब कंबाइन ही चैप्टर हैं, 16 नंबर हो या 17 नंबर हो, इसमें आप लोगों को वृत्त के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब आगे देखिए चैप्टर नंबर 18, देखिए चैप्टर नंबर 18 में आपको पढ़ना है चतुर्भुज, कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, चतुर्भुज का क्या अर्थ होता है, चतुर्भुज का अर्थ, तो आप लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज का अर्थ,
और इनके टाइप जो होते हैं जैसे वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, इस तरीके से समलंब चतुर्भुज है, और भी बहुत सारे जो भी चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, एक पतंग काइट भी आती है, इस टाइप से उनके बारे में पढ़ना है। और इनके बाह्य कोण, क्या पढ़ना है? बाह्य कोणों के बारे में, बाह्य कोणों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। कैसे ज्ञात करते हैं बाह्य कोण, कौन से बाह्य कोण क्या कहलाते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे देखिए 19 नंबर, चैप्टर नंबर 19 देखिए क्या है। जो जैसे कि आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, और देखिए इनके विकर्णों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाई होगी। आप लोगों को विकर्ण के बारे में बताया जाएगा कि किसमें विकर्ण बराबर होते हैं, किसमें नहीं बराबर होते हैं, किसमें समद्विभाजित होते हैं, ये सारी चीजें इसमें ही पढ़ाई जाएंगी। और इनका जो प्रायोगिक सत्यापन है, चतुर्भुज का जो प्रायोगिक सत्यापन है, ये आप लोगों को पढ़ना है किसमें? चैप्टर नंबर 19 में। ठीक है, समरूप है, समलंब है, समरूपता होती है और सर्वांग समता होती है, इस टाइप से भी देखिए चतुर्भुज है, उसको 20 से काट दिया गया, 2 त्रिभुज बन गए, क्या सर्वांग सम है? नहीं है। ये सब हम जानेंगे चैप्टर नंबर 19 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 देखिए, चैप्टर नंबर 20 चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? देखिए एक वृत्त के अंदर स्थित होता है जिसके चारों कोने, यानी कि जिसको कहते हैं शीर्ष। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष गोले पे हो, गोले की परिधि पर स्थित होते हैं, ऐसा चतुर्भुज कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। अगर एक भी अलग हो गया तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के बिंदुओं की अवधारणा, के बिंदुओं की अवधारणा, ठीक है, ये हमको चैप्टर नंबर 20 में पढ़नी है। और कुल मिलाकर के आप लोगों को 1 से लेकर के 20 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो 20 चैप्टर की तैयारी करेंगे। देखिए इसमें एक चीज और भी आ सकती है, संभावना है, मैं पढ़ाई में अपनी वो उस पर भी चर्चा करूंगा। एक पिक्टोग्राफ होता है, आलेख होता है। ठीक है, पिक्टोग्राफ होता है, ग्राफ जिसमें बनाया जाता है, आयत होता है, वर्ग में होते हैं, आलेख इस टाइप के होते हैं, इस पर भी